जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक़्त 6 बजे के मुताबिक आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये प्रोग्राम मैं आप लोगों के जो सवालात होते हैं, उनकी रोशनी में तरतीब देता हूँ। जो सवालात आप डिफरेंट ज़राए से यानी ईमेल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीफ़ोन कॉल्स के ज़रिए आप मुझसे पूछते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि उनके जवाबात आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से दे सकूँ। मुख्तसर दुरानी का प्रोग्राम होता है इसलिए कोशिश ये होती है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सवालात ले सकूँ वो ले लूँ, लेकिन अगर जिन दोस्तों के सवालात ना ले सकूँ वो ये ना समझें कि सवालात नहीं लेते। सवालात उनके डेफ़िनेटली अगले प्रोग्राम में शामिल कर दिए जाते हैं। तो बगैर किसी तमहीद के जनाब चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। जी, पहला सवाल जो है वो आप जो आज है वो है इन जो उनके सवाल से मुझे लगा है, तो वो ये कह रहे थे जी कि अगर मेरे पास 200,000 पाउंड हों तो क्या मैं यूके में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह का कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? देखिए मुझे लग रहा है कि उनके ज़हन में ये है कि जो पहले एक कैटेगरी होती थी एंटरप्रेन्योर की, तो वो एंटरप्रेन्योर जो है वो अब कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। तो लिहाज़ा ये जो 200,000 हैं पाउंड उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो थ्रू दैट रूट जो है वो मुश्किल है, ठीक है? वो नहीं होगी अब, ठीक है? अब अगर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट के वीज़े पे आना चाहते हैं तो वो और है। इन्वेस्टर वीज़ा टियर 1 अंडर टियर 1 के लिए है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एट लीस्ट 2 मिलियन पाउंड्स हो। तो जनाब अगर आपके पास 2 मिलियंस पाउंड हैं मिनिमम, तो फिर आप अंडर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी आप आ सकते हैं और आप जो है यूके के अंदर इमिग्रेट हो सकते हैं। अब ये जो 2 मिलियन पाउंड्स हैं, ये आपके अकाउंट्स में भी हो सकते हैं और आपके जो पार्टनर हैं, उनके अकाउंट में भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप अपने पार्टनर का यानी अपनी वाइफ का या हस्बैंड का आप अकाउंट पे रिलाय करना चाहती हैं, तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। ठीक है, उसमें फिर ऑब्वियसली आप जो हैं वो बीवी की एक स्टेटमेंट या एफिडेविट जो है वो आप तैयार करेंगे जिसमें वो कहेगी कि ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा हस्बैंड है और ये मैं पास जो पैसे हैं वो इसके तसर्रुफ में हैं और इसके पास अवेलेबल होंगे कि वो इसको यूके में लेके जा सकता है। इसी तरीके से फिर एक वहाँ पे जो वकील साहब होंगे, उनकी स्टेटमेंट या एफिडेविट भी मौजूद होगा कि ये स्टेटमेंट जो खातून दे रही हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये वो जो आपके ज़हन में था कि 200,000 से है, वो अब अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। तो अब इसमें आप इन्वेस्टमेंट वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो अगेन ये है कि ये ऑब्वियसली इसमें 5 इयर्स रूट के बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेलरेटेड रूट जो हैं, वो भी अवेलेबल हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। तो उसके लिए ये है कि अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट की है 2 मिलियन पाउंड की, तो उसमें फिर ऑब्वियसली आपको जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, वो 5 इयर्स के बाद ही मिलता है, ठीक है? लेकिन अगर आप सपोज़ करें कि आपने 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, तो 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप जो है वो 3 साल के बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 मिलियन है, 10 मिलियन पाउंड, तो ऐसे सूरत-हाल में आप 2 इयर्स के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। ठीक है जी। इसमें वो बाकी रिक्वायरमेंट जो है बाकी जो है कि आप अपने स्पाउस और अपने जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं अंडर 18 उनको आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं।
तो ये उस सवाल के जवाब में मैंने आपको बता दिया है। कोशिश करूंगा कि किसी दिन सिर्फ और सिर्फ वो सवालात के जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट वीजा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। अच्छा, चलते हैं जी। मेरा आई होप आई आंसर दैट ब्रदर्स क्वेश्चन। नाउ चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल क्योंकि ये एक नई कैटेगरी है, तो ये सवाल बार बार जो है वो आ रहे हैं इस सूरत में। ये है जी कि हेल्थ एंड केयर वीजा। तो वो सवाल ये है कि क्या मुझे कोई रेलिवेंट कोर्स करना पड़ेगा इस वीजे में अप्लाई करने के लिए? तो सीधा सवाल तो ये है कि जवाब तो ये है कि यस। ऑब्वियसली अगर आप एज अ डॉक्टर आ रहे हैं तो आपके पास डॉक्टर की डिग्री होगी ना, ठीक है ना? तो फिर आप डॉक्टर की डिग्री के बगैर तो नहीं आ सकते ना। इसी तरीके से अगर आप एज अ नर्स इस कंट्री में आना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास वो नर्सिंग की जो एजुकेशन है, और उसके बाद जो जिस भी कंट्री में आ रहे हैं वहां पे जो नर्सिंग का अ, अ, जो भी सेटअप है, जो भी प्रोसीजर है वहां पे नर्स बनने का, वो सारा आपने किया होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है जैसे है कि हमारे यहाँ एशियंस में के कंट्रीज के अंदर कुछ लोगों ने ऐसे ही अपनी दुकानें खोल दी होती है और वहां पे वो जनाब कुछ इधर उधर की टैबलेट्स दे दी हैं और कहा कि कुछ कंपाउंडर बन गए और कहा कि अच्छा जी ये तो ऐसा नहीं है। हाँ, आपके पास जो है वो प्रॉपर आपके पास उस भी जिस कैटेगरी में आप रहे हैं उसकी एजुकेशन आपके पास, या उसके लिए जो भी सिस्टम है, कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, या जो भी है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसी तरीके से जो उसमें सोशल वर्कर की जो कैटेगरी है उसमें भी ऑब्वियसली क्योंकि ये जो हेल्थ एंड केयर वीजा है इसमें ये भी है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं अडल्ट सोशल केयर, तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में ऑब्वियसली अगेन ये है कि ये जो हमारे खासतौर पर साउथ एशिया के अंदर तो कुछ जो मालिक होते हैं वहां पे कोई सोशल केयर का कोई इस तरह से सिस्टम नहीं होता। लेकिन अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, आपने कोई सोशल केयर का कोई कोर्स किया हुआ है, और उसके बाद फिर ये है कि अगर आप सोशल केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी बड़े वेल रिप्यूटेड सोशल केयर सेटअप के अंदर आप अगर काम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो अ, अ, वीजा लगने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है। क्योंकि हेल्थ एंड केयर वीजा जैसे मैंने कहा था कि ये इन्होंने पिछले साल जो है वो अक्टूबर में इंट्रोड्यूस कराया था। क्योंकि आपको पता है कि यूके के अंदर जो है वो हालात पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से काफी खराब है। तो शॉर्टेज है यहाँ पे हेल्थ केयर और ये जो सोशल केयर, ये सोशल केयर यहाँ पे होती है कि बहुत ज्यादा नर्सिंग होम्स होते हैं, ओल्ड होम्स होते हैं जहाँ पे बुजुर्ग लोग रह रहे होते हैं, तो उनकी लुक आफ्टर जो है वो करने के लिए जो है आपको लोग चाहिए जो कि वेल ट्रेन्ड हों इस कैटेगरीज के अंदर। तो आई होप कि जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि जी यस, आपको उस अपने फील्ड जिसके अंदर आप कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास रेलिवेंट डिप्लोमा डिग्री या जो भी, क्योंकि इसमें जो है ऑब्वियसली ये जैसे मैंने कहा कि आप इसको कंफ्यूज ना करें। आप जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम आया है टियर 2 के अंदर उसके साथ इसको कंफ्यूज ना करें। ये एक अलग से कैटेगरी है, तो इसको आपने जहन में रखना है जी। ठीक है, आई होप आई आंसर क्वेश्चन नाउ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मेरे शादी मेरी हुई है पाकिस्तान के अंदर। अब वहां पे मेरा एक बच्चा है जो पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये मैं उसके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो क्या मुझे डीएनए करवाना पड़ेगा? ठीक है जी, कि नहीं करवाना पड़ेगा, इसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट है? तो ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि जी क्या इसमें हमने करना है। तो देखें, इसमें आपके पास दो ही ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर आप ब्रिटिश सिटीजन हैं अदरवाइज बाय डिसेंडेंट, अगर यानी आपको नेचुरलाइजेशन आपकी हुई है या आप यूके के अंदर पैदा हुए हैं और आपको जो है नेशनैलिटी थ्रू योर फादर मिली हुई है, तो फिर तो ऑब्वियसली आप अपनी नेशनैलिटी जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये कोई मसला नहीं है, तो फिर आपके पास दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं कि आप
यूके के अंदर भी उसके पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपने कंट्री के अंदर भी उसके पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। फॉर्म जो है वही ओवरसीज पासपोर्ट का फॉर्म जो है वो ही आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन जहां तक यह रहा कि डीएनए का, देखिए डीएनए जो है ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए आप अगर करवाना चाहें तो आप करवा लें। हाँ, ये मैं फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि इससे चीजें जो है वो स्पीड अप जरूर हो जाती हैं, कि क्योंकि अल्टीमेटली पासपोर्ट जिन्होंने इशू करना होता है, जो पासपोर्ट अथॉरिटीज होती हैं, उन्होंने ये देखना होता है कि जो बंदा इसका पेरेंट्स क्लेम कर रहा है वो जिस वक्त बच्चा ये पैदा हुआ है वो उस वक्त ब्रिटिश था। और फिर अगर आप अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं, यानी आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो साबित करना पड़ेगा। फिर वो जो खातून हैं उनको वो तमाम जो रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड है उसकी प्रेगनेंसी का, वो सारा उसको देना पड़ेगा। फिर जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है उस हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट्स जो हैं, स्कैन्स जो हैं, ये सारे जो है वो देने पड़ते हैं। इसी तरीके से जो वालदा होती है बच्चे की, उसके पास जितने भी पासपोर्ट होते हैं वो सारे आपने उनको भेजने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर वेडिंग की फोटोग्राफ्स, फिर जो हस्बैंड है उसकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है, वो भी सारे सारे पासपोर्ट वगैरह जो होते हैं वो आपने उनको भेजने होते हैं। तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का भी होगा और फिर बच्चे की वालदा का भी लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ऐसी सूरत हाल में आपको भेजने पड़ते हैं। तो मेरा अपना ये सजेशन है कि हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डीएनए करा के भेज दें। उससे ये होता है कि एक तो जो केस वर्कर है वो मैटर्स को स्पीडली काम करता है और उससे बेहतर नताइज हो सकते हैं। लेकिन जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि क्या ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सपोज करें कि डीएनए नहीं भेज टेस्ट नहीं भेजते तो वो इस बुनियाद पे आपकी जो है एप्लीकेशन रिफ्यूज नहीं हो सकती कि जनाब आपने क्योंकि डीएनए नहीं भेजा तो हम आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा जी, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अच्छा जी, ये सवाल भी अक्सर जो लोग पूछते हैं जी, कि जी मैं अपनी बेगम को बुलाना है जी यूके के बाहर से, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मेरी पास 18,600 की इनकम नहीं है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपनी बेगम को बुला सकूं। ये दोनों सूरतों में है, अगर आप बेगम को बुलाना चाहते हैं या बेगम हस्बैंड को बुलाना चाहती है, दोनों सूरतों में मैं इसका जवाब जो है वो दे देता हूं। देखिए, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि जब आप फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड पूरा करते हैं जो कि है 18,600 सिर्फ वाइफ के लिए। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए एडिशनल अमाउंट आपको शो करनी पड़ेगी। आपने जो ही आप 18,600 पाउंड कमाते हैं, ठीक है, चाहे वो आप एम्प्लॉयमेंट से कमाएं चाहे वो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आप कमाएं, तो आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को बुला सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप नहीं कमा रहे तो उसकी दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक सूरत हाल तो ये है कि जी आप जो है वो क्वालिफाइंग बेनिफिट ले रहे हैं कोई। अब क्वालिफाइंग बेनिफिट में ये है कि आप कोई केयर अलाउंस में है ले रहे हैं, या अटेंडेंस अलाउंस ले रहे हैं, या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, या पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट ले रहे हैं, या सीवियर डिसेबलमेंट अलाउंस आपको मिल रहा है। ये इस तरह इनको हम कहते हैं क्वालिफाइंग बेनिफिट। अगर तो आप कोई बेनिफिट क्वालिफाइंग बेनिफिट ले रहे हैं, जो कि मैंने अभी जिक्र किया, पूरी लिस्ट नहीं पढ़ी मैंने, मोटे मोटे आपको बता दिए हैं, तो ऐसे सूरत हाल में तो आपको 18,600 पाउंड जो है वो उसकी कंडीशन पूरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर तो आपको सिर्फ आपको बताना है कि आपके पास मुनासिब रकम जो है वो मौजूद है और आप
उसको यहाँ पे मेंटेन भी कर सकते हैं और अकोमोडेट भी कर सकते हैं। एक तो ये सूरत हाल होगी कि अगर आप कम क्वालिफाइंग बेनिफिट ले रहे हैं। अब दूसरी सूरत हाल है कि जनाब आप ना तो 18,600 कमा रहे हैं और ना ही फिर आप क्वालिफाइंग बेनिफिट ले रहे हैं। तो फिर क्या सूरत हाल होगी? जो आपका सवाल था कि अगर आप ना क्वालिफाइंग बेनिफिट ले रहे हैं, ना आप 18,600 कमा रहे हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? इसमें 2-3 चीजें आप अपने जेहन में रखनी है। एक बात तो यह है कि अगर थर्ड पार्टी सपोर्ट अवेलेबल है, यानी आपका कोई भाई, आपका बहन, आपका माँ, कोई भी आपका अजीज जो है, अगर वो ये अंडरटेक करता है, लिख के देता है कि वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और इन फ्यूचर वो करता रहेगा, ठीक है? ये इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी सपोर्ट। बीच में इन्होंने खत्म कर दी थी, अब ये दोबारा से इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो इस हवाले से आप जो है वो एक तो ये है कि थर्ड पार्टी सपोर्ट अगर अवेलेबल है वो। दूसरा फिर जो आने वाला है उसके लिए आप एक जेन्युइन जॉब अरेंज कर लेते, यानी हस्बैंड को बुला रहे हैं या वाइफ को बुला रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स जो है वो लेटर दे दे, एम्प्लॉयमेंट लेटर। वो ये नहीं कहेगा कि मैं जॉब देखूंगा, इंटरव्यू करूंगा, ये करूंगा, नहीं, वो कहे कि मैंने जॉब दे दी। जो ही ये अपनी एंटी क्लियरेंस एप्लीकेशन इसकी सक्सेसफुल होगी, ये यहाँ पे आएगा या आएगी, तो इसकी जॉब जो है वो शुरू हो जाएगी। और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है, यानी वो जॉब टाइटल उसमें होगा, उसमें आवर्स होंगे, कितने घंटे काम करेगा, वो उसमें होगा कि उसकी वेज कितनी होगी, तो उसकी हॉलीडेज कितनी होंगी, ये सारी चीजें उस लेटर्स के अंदर मौजूद होंगी। तो इसी सूरत हाल में अगर ये दो चीजें जो हैं वो आप कर लेते हैं, तो फिर भी आप बेशक 18,600 नहीं भी कमा रहे, तो फिर भी आप अपने स्पाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सूरत हाल भी ये है कि आप सपोज करेंगे, सम टाइम ये होता है कि यहाँ पे अगर आप का स्पाउस जो स्पॉन्सर स्पाउस है वो आपके बच्चे का पेरेंट है, तो ऐसे सूरत हाल में और वो स्ट्रगल कर रहा है उस बच्चे को लुक आफ्टर करने के लिए, और उसके अपने कोई हेल्थ इश्यूज है या जिस तरह से भी है, तो ऐसे सूरत हाल में अपेंडिक्स एफएम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर भी एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है? अब इसमें दो चीजें आपने जेहन में रखनी है। अगर तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के तहत एप्लीकेशन आप करेंगे या आउटसाइड इमिग्रेशन रूल आपकी अगर एप्लीकेशन होगी, तो ऐसे सूरत हाल में अगर एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल होती है, तो आपका जो स्पाउस है उसको 10 ईयर रूट के तहत एंटी क्लियरेंस मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स उसको इंडेफिनेट मिलेगा। आफ्टर एवरी 2.5 ईयर, यानी 2.5 साल, हर 2.5 साल के बाद उन साहब को या साहिबा को अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी जरूर मौजूद है और इसके ऊपर वीजा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। इसलिए अगर आपके पास जेन्युइन रीजन मौजूद है, तो और आप लेकिन 18,600 पाउंड नहीं कमा रहे, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं और उनको ला सकते हैं। ठीक है जी। फिर जनाब तीसरी बात जो है, अच्छा मेरे ख्याल में ये सवाल तो हो गया है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है जी। अगला सवाल आगे ये है कि जी देखिए, अगर आप ये पावर ऑफ अटॉर्नी से मुतल्लिक सवाल है कि जी मैं यूके में रहता हूँ और मेरे कुछ मामला जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, जिनको रिजॉल्व करने के लिए मैं वहां पे नहीं जा सकता, तो मैं उनको किसी को पावर ऑफ जो पावर्स देना चाहता हूँ, यानी किसी को अटॉर्नी अपॉइंट करना चाहता हूँ, तो उसका तरीकाकार जो है वो क्या होगा? देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे अगर आप ZMC टीवी यूट्यूब के ऊपर जाएँ, तो वहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर मेरी एक मुकम्मल वीडियो जो है वो मौजूद है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर आपके कुछ सवालात हों, तो आप क्या किया करें, आप अगर ZMC टीवी यूट्यूब पे जाके उसको सब्सक्राइब करें, तो एक तो उसके 2 फ़ायदे आपको होंगे। एक तो ये है कि जितनी भी मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ होती हैं लॉ से रिलेटेड, वो आप तक पहुँच जाया करेंगी, फ़ौरन आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर और बहुत सारे सवालात के जवाबात ऑलरेडी जो है वो उन वीडियोज़ के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस हवाले से ना सिर्फ आपको खुद उस जीएमसी टीवी यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें, बल्कि अपने दोस्तों से भी करें, और जो ये वीडियोस होती हैं ये आप उनके साथ शेयर करें, अपने दोस्तों से साथ शेयर करें। देखें, जिस तरह से मैं अक्सर प्रोग्राम में क्या करता हूँ कि ये
प्रोग्राम मैं अपने मसरूफ वक़्त में से निकालता हूँ, टाइम निकालता हूँ और आप लोगों की खिदमत में। सिर्फ़ बात करने की ये है कि आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि कोई भी काम करने से पहले आपको पता हो कि वैल्यूज़ क्या है, ताकि कोई आपका पैसा ग्रैब ना करे, आपके आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी जो है, उसको ज़ाया ना करें। इसलिए आप ये बीच में खैर सवाल के बीच में आ गया, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप जो है वो सीएमसी जो टीवी, यूट्यूब है, उसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है? अच्छा, जो सवाल उन्होंने किया था कि जी पावर ऑफ अटॉर्नी, जी बिल्कुल पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे सकते हैं। देखें उसमें आपने जो पावर देनी है, जिस बंदे को आपने देनी है, बंदी को देनी है, उसके अंदर ला के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी को भी अपना अटॉर्नी मुकर्रर कर सकते हैं। अटॉर्नी का मतलब ये होता है कि वो तमाम पावर इस्तेमाल करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। यानी ऐसा ही समझा जाएगा कि वो आप उसकी जगह पे खड़े हैं, उसके शूज़ में खड़े हैं, आप जैसे खुद ही वो काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए मेरी आपसे दरखास्त ये होगी कि आप एटलीस्ट एटलीस्ट किसी ऐसे बंदे से मशवरा ज़रूर, कि जिसको पता है कि कौन-कौन सी पावर देनी है, कौन सी पावर देने के क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। ठीक है? अब इन माय प्रैक्टिस समटाइम लोग कहते हैं कि हमने तो कहा नहीं था कि ये जायदाद बेचे और उसने बेच दी है। तो उसके तो ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कोई बंदा आपकी सारी जायदाद बेच दे, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन-कौन सी पावर्स जो हैं वो उसको दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से ये क्योंकि हर कंट्री के अपने-अपने लॉज़ और रेगुलेशंस होते हैं। जैसे पाकिस्तान में ये है कि आपने यहाँ से बना के फिर पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ से उसको टेस्ट करा के तो फिर आपने उसको बेचना है। तो दूसरे कंट्रीज़ जो हैं ख़ास तौर पर साउथ एशिया में उसमें भी तकरीबन इसी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो आप अपने कंट्री से पूछ सकते हैं कि जी इसमें हमने क्या करना है। आई होप कि आपने ये प्रोग्राम जो है वो एन्जॉय किया होगा, क्योंकि ये मुख्तसर दौरानी का प्रोग्राम है। आज मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो हैं वो आप लोगों की खिदमत में पेश करूँ। अगेन प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि कोविड, कोरोना, उसको सीरियसली लें प्लीज़, और जो हेल्थ ऑफिशियल आपको जो एडवाइस, जो मशवरा देते हैं, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करें। इससे ना सिर्फ अपनी, आप अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की हिफाज़त कर सकते हैं, बल्कि अपनी कम्युनिटी की, अपने जो लव्ड वन हैं, उनकी आप हिफाज़त कर सकते हैं। ये सारे एसओपीज़ जो हैं, वो आप लोगों के लिए। हुकूमतें हर वक़्त हर काम जो है, वो डंडों से नहीं करवा सकती। इसलिए हम भी अपनी सिविक सेंस जो है, वो इस्तेमाल करें, अब मास्क इस्तेमाल करें। आप जा रहे हैं बाहर, आपको पता है ये इंतहाई, मैं समझता हूँ कि गलत चीज़ है कि अगर हम इसको सीरियस ना लें और कहें ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जी, जिन लोगों के अज़ीज़-ओ-कारब इस दुनिया से इसकी वजह से जा चुके हैं, आप उनसे पूछा करें। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो हिफाज़ती इक़दामात करना वो ज़रूर करेंगे। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपने भाई, अपने मेज़बान ज़ाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।